हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा देंगे जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे, जबरदस्त जबराट होकर ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास में आ रहे होंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर चल रहा है, दिस इज द चैप्टर नंबर 9। और आप लोगों को बता दूं कि कल सैटरडे है और कल शाम को 5:30 बजे है, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 5 कराऊंगा। तो कृपया करके चैप्टर 1 और चैप्टर 5 को कल सैटरडे को 1 बजे की टाइमिंग रख लो, रिवाइज कर लेना। सैटरडे को इको की क्लास नहीं होती ना, तो उस इको की क्लास में अगर किसी के पास टाइम नहीं निकल रहा तो वो इको की क्लास में रिवाइज करो दोनों चैप्टर्स को। कहां से करोगे? चाणक्य 2.0 बैच से, चाणक्य 2.0 बैच से रिवाइज कर लेना। अभी लैग आ रहा है, मैं हाँ लैग ठीक कर देंगे भैया, ठीक है लैग ठीक हो गया। तो वहां से रिवाइज कर लेना और फिर मजा भी आ जाएगा आपको, सही भी लगेगा, ठीक है ना। और जो चाणक्य बच्चों ने कहा कि सर चाणक्य 2.0 बैच के अंदर आपके सारे लेक्चर्स नहीं है, तो दोस्त जो लेक्चर मेरा वहां पर अपलोड नहीं है, समझ रहे हो, ध्रुव जगन्नाथ मैंने बता दिया चैप्टर 1 और 5, ठीक है। जो मेरा चाणक्य 2.0 का लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है सीए वाला यूट्यूब चैनल पर, उसको मैं आपको लाइव क्लास में तैयारी कराऊंगा, मतलब दंगल करा दूंगा। जो सैटरडे को हम दंगल खेलेंगे एमसीक्यू का, उस दंगल की तैयारी उससे पहले करा दूंगा। तो जो मैक्रो का टेंशन भी हो रहा है अदिति बच्चों को, वो सारी टेंशन दूर कर दूंगा। बहुत मस्त एकदम रापचिक बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और हो सकता है कि कल सैटरडे को कल सैटरडे है क्या? हाँ, कल सैटरडे को आपको एमटीपी रिकॉर्ड करके भी दे दूं मैं सीए वाला यूट्यूब चैनल पे ही। तो आपको एमटीपी भी मिल जाएगा, सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन मिल जाएगा। तो प्लीज वो सैटरडे कर लेना, ठीक है ठीक है। पीयूष कुमार प्रजापति कह रहे हैं सर मैंने वन शॉट आपका कर लिया है, अब मैराथन भी देखूंगा आपकी। दोस्त मैराथन में भरमार एमसीक्यू करा रखे हैं, ठीक है, वो एमसीक्यू के लिए है मैराथन। जो बच्चा बोलता है सर मेरे पास एमसीक्यू कम है, तो वो T20 सीरीज करो मेरी, ठीक है, वो मैराथन के क्वेश्चंस कर लो, तो वहां पर भरमार ऑफ एमसीक्यूज अवेलेबल है। और बाकी तो इस बार के लिए जो सितंबर का अटेम्प्ट है, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, भाई हर बार के अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस बार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दनादन एमसीक्यू सीरीज में करा दूंगा, ठीक है। एप्पल पटेल पूछ रहा है सर एमटीपी सितंबर के कहां है? अरे मैं करा दूंगा यार, 1-2 दिन के अंदर ही, सैटरडे संडे दोनों में से करा दूंगा आपको, ठीक है ठीक है। और श्वेताक्षी बार बार बोल रहा हूं दोनों चैप्टर को चाणक्य 2.0 बैच से करो। अभी मैं तुम्हारा यहां कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, समझो इस बात को। यहीं तुम्हें चाहे वो सब कुछ कराने लग गया तो काम खराब हो जाएगा ना। चलो जी दोस्तों, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। चश्मा उतार देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर चल रहा है और यहां पर दिस इज योर लेक्चर नंबर 5, राइट। 5वां लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का। यहां पर यूनिट का नाम है एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। ये यूनिट नंबर 4 है, ये यूनिट नंबर 4 है दोस्तों। अब पहले इस चैप्टर का बेस बना लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो जी यहां पर कितनी सारी बातें मैं यूज करूंगा। जब मैं यहां वर्ड लिखूंगा, सुन लो वैसे सुन लो, जब मैं यहां एक वर्ड लिखूंगा फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ लेना फॉरेन करेंसी। जैसे कि इंडिया के लिए जो रुपया है वो इंडिया की होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है। जो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, रशियन रूबल्स है, येन है, युआन है, ये सब इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी है, राइट। और दोस्तों फॉरेन करेंसी को खरीदने का एक रेट होता है, एक रेट होता है भाई, फॉरेन करेंसी कितने रुपए की आएगी, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मैंने क्या बोला पलक अग्रवाल मैंने, चलो जी पहले तो कैप्टन की बात सुनो। दिस इज योर कैप्टन लव कौशिक, आपको इकोनॉमिक्स के जहाज में लेकर जा रहे हैं। तो कैप्टन लव कौशिक की बात पूरी सुननी है आपको, ठीक है। आपका भाई दोस्त कैप्टन बन गया अब, ठीक है। तो पूरी टीम का कप्तान बनाया गया तुम्हारे भाई को।
इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि कप्तानी मिली है यहां पर। तो कैप्टन लव कौशिक बोलते हैं कि आप सुनना, जब जब वर्ड लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज को दोस्तों मैं ऐसे लिखूंगा, ये डेल्टा का मतलब चेंज है, एक्स चेंज, एक्स वो वाली एक्स नहीं है, ये ध्यान रखना कहीं तुम बह जाओ। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ फॉरेन करेंसी। बार बार मैं फॉरेन करेंसी को नॉर्मली डॉलर मान के चलूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो फॉरेन करेंसी है वो डॉलर है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि कृतिका बोल रही है ओके कैप्टन, हाँ ठीक है ये सही है, ओके उत्तर ये भी ठीक है भाई, ठीक है। तो अब बात सुनते हैं कि मुद्दे की, फॉरेन करेंसी तो हो गया कि भैया फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या पूरी दुनिया का सारा ट्रेड डॉलर में होता है क्या? नहीं भाई, पूरी दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। बाकी तो हम किसी किसी कंट्री से रुपयों में भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी किसी कंट्री ने यूरो में ट्रेड करना स्टार्ट किया हुआ है, चाइना कहीं कहीं अपनी करेंसी में ट्रेड करता है, ठीक है ओके चलो ठीक है ओके। तो ठीक है जी, अगला मैंने बताया फॉरेन, फॉरेन को ऐसे लिख दिया मैंने, एक्सचेंज को साथ में लिख देता हूं फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, तो फॉरेन एक्सचेंज को ऐसे लिखा होता है, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने का रेट, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कोई पूछे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इट इज द प्राइस ऑफ परचेजिंग फॉरेन करेंसी, बहुत आसान भाषा में, ठीक है तौफिक थैंक यू। तो इट इज द प्राइस ऑफ परचेजिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है जी। तो आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। भाई साहब डॉलर को खरीदने का क्या रेट चल रहा है आजकल, तुम बताना जरा लाइव चैट में, क्या डॉलर कितने रुपए का आ रहा है, देखते हैं जरा, गूगली कर लेते हैं, गुगली गुगली कर लेते हैं भैया। यहां लिखता हूं मैं टुडेज, आजा भैया ताऊ, लिखता हूं टुडेज फॉरेक्स, टुडेज फॉरेक्स रेट है। आज का रेट क्या चल रहा है, आज का रेट बाबा रे बाबा, आप देखोगे कि डॉलर को खरीदने का रेट 82 रुपीज है, यूरो का 89 है, और पाउंड 104 पे आ रहा है। तो भाई सबका अलग अलग रेट है, तो इससे ही मैं बात करूंगा, आपको सीधा लेकर आता हूं। 82 रुपीज मान लेते हैं डॉलर का रेट, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट 82 रुपीज, रुपीज 82 का डॉलर 1 है। ये तो समझ गए, जैसे मम्मी बोलती है 150 रुपए किलो टमाटर हो रहे बेटा कम खा, सब्जी में टमाटर नहीं डलेंगे, अब अमचूर की खटाई डलेगी, ठीक है। तो वो टमाटर का रेट बता रहे हैं, आलू का रेट बता रहे हैं, समोसे का भी रेट तुम्हें बताइए है, 10 रुपए का एक समोसा आता है। तो ऐसे ही डॉलर का भी रेट है, डॉलर कितने रुपए का एक आता है। अब इस डॉलर के रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से दोस्तों। ऐसे लिख देते हैं 82:1, 82:1। पहले लिखेंगे होम करेंसी, होम करेंसी, फिर लिखेंगे फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट। एक्सचेंज रेट हमेशा एक यूनिट का होता है, कितने रुपए किलो है आलू, 50 रुपए किलो है आलू, तो 1 किलो के बारे में बात करते हैं हमेशा, फिर जितने खरीदने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है कोई बात नहीं। एक तो ऐसे लिखते हैं, और दूसरा ऐसे लिख सकते हैं उल्टा। उल्टा मतलब कि ये बताओ 1 रुपया कितने डॉलर का आएगा, उसके लिए तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 1 रुपया कितने डॉलर का आएगा, कैलकुलेट करके बताओ भाई। 1/82 कर देंगे क्या, 1 रुपया कितने डॉलर का आएगा, तो भाई साहब यहां लिखते हैं 0.12 डॉलर का 1 रुपया आया है, यानी रेट तो 1 रुपए का, 1 यूनिट का ही होगा। इधर आपने रुपया लिख दिया होम करेंसी, इधर हमने डॉलर लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी, ये होम करेंसी है। तो बस पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरीके से लिखा होता है ना। पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरीके से लिखा होता है। इस वाले तरीके को बोलते हैं
अमेरिकन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल या अमेरिकन कोट। ये अमेरिकन स्टाइल है तो ये रशियन स्टाइल थोड़ी होगा, ऐसा मत समझना। ये है भैया तुम्हारा यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन कोट। ये एक तरीके की डायरेक्ट कोट है। डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली इंडिया के अंदर ऐसे लिखा जाता है। ये तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा था। कृतिका ने बोला सर 0.012, हाँ जीरो भी लगा लो यहां पर एक, 0.012 है, ठीक है, हाँ ठीक है। और एक तरीके का ये इनडायरेक्ट कोट हो गया। तो जब इनडायरेक्टली डॉलर के रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो रुपया इधर आता है, और जब मतलब 1 रुपया कितने का आएगा वो देखते हैं, और जब डायरेक्टली करते हैं तो यही असली है, हम इसको ही फॉलो करेंगे, हम इसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है जी। चलो जी कोई बात नहीं, आगे बताता हूं आपको। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट मान के चलो, फॉरेन एक्सचेंज रेट नॉर्मल लेवल पे कितने रुपए का आता है? अभी देखा तुमने 82 रुपीज का $1 आता है। हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये यूरोपियन कोट यूज करेंगे, डायरेक्ट कोट यूज करेंगे, राइट, ठीक है। हाँ केन हमेशा बोल देता है 19-20 का ही तो फर्क है। ओके चलो जी, इतने का आता है। ये रेट डिसाइड कैसे हुआ? ये रेट डिसाइड कैसे हुआ? डिसाइड करने का मतलब होता है इस रेट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है भाई, इस रेट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है दोस्त, ये देखना है, ठीक है। इसके हमारे पास दो रिजीम है, रिजीम बोलो या रिजाइम बोलो, रिजीम बोलो या रिजाइम बोलो। रिजाइम का मतलब होता है दो तरीके हैं। क्या बोला मैं? दो वेज। रिजाइम का मतलब होता है वेज। हमारे पास दो तरीके हैं, एक कि गवर्नमेंट डिसाइड कर दे रेट कितने का आता है, मतलब डॉलर कितने का आएगा ये गवर्नमेंट ही डिसाइड कर ले। पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। और दूसरा होता है कि मार्केट डिसाइड करे कि डॉलर कितने का आएगा। दो रिजाइम होते हैं हमारे पास, एक में गवर्नमेंट डिसाइड करती है और एक में मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेट को तो इस वाले रिजाइम को बोलते हैं फिक्स्ड रिजाइम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, ठीक है। और जब मार्केट डिसाइड करती है तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग को आप फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम, ध्यान रखना। तो रिजाइम दो तरीके के होते हैं, मतलब दो वेज, दो तरीके हैं डॉलर के रेट को डिसाइड करने में इंटरफेयर करने के, इंटरफेयर करने के दो तरीके हैं। अब देखते हैं भाई साहब, दो तरीके हैं। पहले के जमाने में बहुत, मतलब मेरे पापा के बचपन की बात बता रहा हूं, मेरे पापा के पापा के, मेरे दादा के बचपन की बात बता रहा हूं। मेरे दादा के बचपन के टाइम पे गवर्नमेंट ही इंटरफेयर करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बोल रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से गवर्नमेंट ही, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट मिलकर फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड करती थी। तो उसको बोलते थे कि जो रेट डिसाइड किया है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो भी गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड किया उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट। और जो फिक्स वर्ड है, ये फिक्स वर्ड है, फिक्स को पैग भी बोलते हैं, पैग। तो पैक्ड है ये। पैग का मतलब सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। पैग का मतलब वो मत मानना तुम 30 ml 60 ml, समझ रहे हो। श्वेताक्षी कह रही है कैप्टन सर आपको ये कैसे पता है? बताया था उन्होंने, ठीक। फिर क्या हुआ, सरकार बूढ़ी हो गई, सरकार को लगा कि मजा नहीं आ रहा है, तो अब एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में मार्केट को भी बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए? मार्केट को बुलाना चाहिए। तो सरकार ने एक्सचेंज रेट डिसाइड करना बंद कर दिया, फिर मार्केट एक्सचेंज रेट डिसाइड करने लगी। तो जो एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड करती थी
उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। रिजाइम नहीं बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ये सब सिस्टम है, ठीक है। फिर सरकार को लगा यार हमने तो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया था, मार्केट तो प्राइवेट है, सरकार की इन्वॉल्वमेंट तो रही नहीं। सरकार को अकल आई और सरकार ने बोला नहीं नहीं यार, हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो अब जो सिस्टम चल रहा है इसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों रेट को डिसाइड कर रही हैं, इसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज किया है इस फ्लोटिंग को एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। 3 तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन के कोर्स में ऐसे ही मानना है कि 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, लेकिन इसमें दखलंदाजी 2 ही लोगों की है। दखल अंदाजी मतलब मैं बात करूं 2 तरीके से, सरकार अगर बीच में घुसेगी तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम माना जाएगा, मार्केट अगर बीच में घुसेगी तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम माना जाएगा। यह पुरानी थ्योरी है, पुरानी। सोचते थे कि इतना ही हो सकता है, लेकिन जब जमाना बदला तो बदलने के साथ पता लगा कि एक्सचेंज रेट सिस्टम 2 लोगों की इंटरफेरेंस से 3 तरीके का हो सकता है। एक सिर्फ सरकार डिसाइड करेगी, एक सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगी, और एक सिर्फ यहां पर सरकार और मार्केट दोनों घुस जाएगी। यानी यहां ऐसा होता क्या है भाई साहब, इस वाले सिस्टम में सरकार बोलती है एक्सचेंज रेट मार्केट को ही डिसाइड करने दो। अगर मार्केट कुछ गलती करेगी, कुछ रॉन्ग होगा, तो गवर्नमेंट बीच में आएगी। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 82 का $1 आ रहा है, अगर मार्केट ने गलती करी और ये डॉलर बहुत ज्यादा हो गया, एक ही दिन में 85 हो गया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहां सरकार बीच में आएगी, कुछ ना कुछ करेगी। अगर ये बहुत कम हो गया, मान लो एक ही दिन में 75 हो गया, तो सरकार बीच में आएगी, कुछ ना कुछ करेगी। तो इस वाले सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि मार्केट तू ही डिसाइड कर ले, एक लिमिट दे देते हैं तेरे को, एक रेंज दे देते हैं, रेंज से ऊपर चला गया डॉलर, एकदम से चला गया, तो सरकार बीच में कूदेगी, कहेंगी तेरे बस की नहीं है, मुझे आन दे। और तौफीक भाई फिर अगर एकदम नीचे चला गया डॉलर का रेट, तो फिर सरकार बीच में आएगी। तो ये हाइब्रिड सिस्टम हो गया। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड सिस्टम हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर ज्यादा रोल मार्केट का ही है। सरकार तब पंगे लेगी जब कोई गलती होगी, ठीक है जी। तो इसको सॉफ्ट पैग भी बोलते हैं, सॉफ्ट पैग। भाई ये वर्ड मॉड्यूल में नहीं लिखा शायद, लेकिन एमटीपी में पूछा था पिछले बार वाले में, तो मैं बताऊंगा। और ये होता है हार्ड पैग। कोई बोलेगा हार्ड पैग का मतलब सर पटियाला होता है क्या, 90 ml का पैग? अरे वो उस तरफ दिमाग मत ले जाना भाई। हार्ड पैग जब गवर्नमेंट प्योर फिक्स करती है, सॉफ्ट पैग जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल होता है। इसको पैग वैग नहीं बोलते, ये पैग वैग का चक्कर नहीं है। यहां पर पैग चलेंगे ही नहीं, समझे। ये मोटा पैग हो गया, ये हल्का पैग हो गया। तो सॉफ्ट पैग और हार्ड पैग की यहां पर बात हो रही है। हाँ भाई फ्यूचर से समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब बंदा बोलेगा सर मार्केट डिसाइड करती है फॉरेन एक्सचेंज को। मैं कहूंगा हाँ भाई साहब, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं और फॉरेन करेंसी को बेचते भी हैं। खरीदने और बेचने की जो मार्केट है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट। यहां पर फॉरेन करेंसी को खरीद भी सकते हो तुम और फॉरेन करेंसी को बेच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तुम ट्रांजैक्शन करते हो फॉरेन करेंसी के। क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस। अब बुक में बताया है कि ट्रांजैक्शन जो करते हो यहां पर वो 2 तरीके के हो सकते हैं। वो 2 तरीके के हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन के टाइप देखने हैं आपको, कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला होता है करंट ट्रांजैक्शन। करंट ट्रांजैक्शन का मतलब हैंड टू हैंड लेन देन करना है। भाई साहब जूते 2 पैसे लो, वो है ना, जूते 2 पैसे लो, हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन कर ले। तो भाई साहब जब आप जूते दोगे तभी पैसे मिलेंगे, राइट। ऐसे वाला यहां पर अभी करेंसी खरीद लो, डॉलर खरीद लो और पेमेंट कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। हद से हद 2 दिन का टाइम मिल जाता है। 2 दिन का टाइम क्या मिलता है आपको? हैंड टू हैंड पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर आपको कभी बोल सकता है वो कि 2 दिन बाद दे दूंगा, 2 दिन से ऊपर नहीं हो सकते, ध्यान रखना।
इसको बोलते हैं शेयर मार्केट में T+2। टी का मतलब होता है टुडे, आज, ट्रांजैक्शन डे, ठीक है, और 2 दिन और जोड़ दो तो T+2 बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो गया, बुक का वर्ड है ये तो, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये एक मस्त ट्रांजैक्शन होता है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब फ्यूचर के लिए ट्रांजैक्शन है ये। तुम्हें डॉलर का भी बोल देते हैं ना यार कि मुझे भंडारा करवाना है समोसे का, मान लो मुझे समोसे का भंडारा करवाना है, आज 9 अगस्त है तो मैं 15 अगस्त को समोसे का भंडारा करवाना चाहता हूं। तो मैं गया प्रिया के पास, मैंने प्रिया को बोला कि 15 अगस्त को 1000 समोसे बांटने हैं मुझे, पेमेंट ले ले। तो हम कितने रुपए का समोसा वो लगाएगी, रेट प्री डिटरमाइन करेंगे आज ही कि भाई 15 अगस्त को जो तू समोसे भिजवाएगी मैं बांटूंगा वो कितने रुपए का समोसा होगा, राइट। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है। इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं, कि 15 अगस्त को या 20 अगस्त को किसी एक फ्यूचर डेट में हम डॉलर की डिलीवरी ले लेंगे, फॉरेन करेंसी की डिलीवरी ले लेंगे, लेकिन कितने रुपए में लेंगे वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो शाणे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका दिमाग चलता है ऐसा कि भाई तू बाद में दे दियो मेरे को डॉलर वगैरह, लेकिन कितने रुपए में देगा वो रेट आज डिसाइड कर। मान लो आज मैंने 82 का डॉलर चल रहा है, मैंने बोल दिया 82 में मुझे डॉलर दे दे, हैंड टू हैंड ले लिया तो करंट ट्रांजैक्शन हो गया। मैं उसको बोलूंगा 82 का रेट है, आज डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं लूंगा तेरे से 20 दिन बाद, 20 दिन बाद लूंगा, और पेमेंट भी उस दिन करूंगा, डिलीवरी भी उस दिन लूंगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। इसमें रिस्क होता है भाई, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी, तो रिस्क के हिसाब से मैनेज करते हैं, राइट। अब ट्रांजैक्शन 2 तरीके के हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। तो भाई साहब अगर आप हैंड टू हैंड समोसा खरीदोगे तो अलग रेट लगाएगी प्रिया, अगर तुम भंडारा करवा के फ्यूचर में डिलीवरी लोगे तो अलग रेट लगाएगी प्रिया। प्रिया बोलती है नॉर्मल अभी लेगा समोसा 10 रुपए का पड़ेगा, हाँ अगर तुझे फ्यूचर में चाहिए, बहुत सारे समोसे चाहिए तो 9 रुपए का ले ले, अलग अलग रेट लगाएगी ना। तो अभी का रेट अलग होता है, अभी वाले रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं? स्पॉट। स्पॉट जैसे होता है ना, ऑन द स्पॉट समोसा खा ले, ऑन द स्पॉट डॉलर ले ले, हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन चल रही है। स्पॉट रेट मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म स्पॉट एक्सचेंज रेट है, ठीक है। अगर तुम फ्यूचर की डिलीवरी लोगे, तुम बात कर रहे हो फ्यूचर की, तो तुम्हें जो रेट लगेगा उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। बस ये लैंग्वेज है भाई। स्पॉट रेट क्या चल रहा है पता है क्या होता है? जब तुम असली में जाओगे ना डॉलर खरीदने, तो उससे बोलोगे भाई स्पॉट रेट क्या है और फॉरवर्ड रेट क्या है, दोनों पूछोगे। वो बोलेगा स्पॉट रेट तो 82 रुपए का एक डॉलर है, अभी ले ले। अगर तू फ्यूचर में डिलीवरी लेगा तो 83 का डॉलर है। वो दोनों रेट बताएगा आपको, ठीक है। हाँ, अब ये 2 तरीके के रेट होते हैं। इसमें एक तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, वो मॉड्यूल में पढ़ाते पढ़ाते आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। चलो एक छोटी सी बात और यहां बताऊंगा आपको मैं। देखो जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट के रिजाइम मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में दखलंदाजी 2 तरीके से दी जाती है, सरकार या मार्केट, ओके। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 तरीके का होता है। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पुराने जमाने में होता था, 1991 में खत्म हो गया था, इस चीज को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आया फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो भी खत्म। अब आया मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, लेकिन दखलंदाजी इन दोनों की होती है, राइट। अगला, फिर मैंने बताया आपको ट्रांजैक्शन 2 तरीके के होते हैं, करंट ट्रांजैक्शन और फ्यूचर ट्रांजैक्शन यानी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, राइट। इन दोनों ट्रांजैक्शन के रेट भी होते हैं। करंट ट्रांजैक्शन के रेट को स्पॉट रेट बोलते हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। ये बेसिक बात बताइए मैंने आपको। अब आपका डाउट चेक कर रहा हूं। मोरल सुएशन का मतलब अंतरिक्ष ने पूछा है। भाई साहब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कभी कभी फोर्सफुली बोलता है कि लोन कम दे या लोन ज्यादा दे, अपनी मर्जी से बोलता है, फोर्सफुली बोलता है, लिख कर भी बोल सकता है। तो इसको बोलते हैं मोरल सुएशन। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब अंतरिक्ष होता है कि प्रायोरिटी देना कि भैया इस सेक्टर को हम लोन देंगे, इसको नहीं देंगे। यार ये कहां से ला रहे हो तुम?
डॉलर हमारे लिए इतना महंगा क्यों है वेदांत? वो जनरल नॉलेज की बातें हैं, वो बाद में होगी। वाई वी मेड गैट, अंतरिक्ष। भाई कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी इंटरनेशनल ट्रेड को संभालने के लिए, कोई ना कोई ब्रोकर तो चाहिए होता है। त्रिवेदी ने रियल एक्सचेंज रेट फॉर्मूला समझा दो सर। अरे मैं तो पहुंचा ही नहीं अभी, तुम कहीं और ही पहुंच जाते हो। तेजस बाब बहुत बढ़िया भाई। सर ये यूनिट सेम है क्या जो 12th में पढ़ी थी? नहीं भाई जतिन, सेम नहीं है, अलग भी है यहां पर। ठीक है जी, थोड़ी सी बात है। सर इकोनॉमिक के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना है? स्वीटी कुमारी बिल्कुल लेके जाना है भाई, बिल्कुल लेके जाना है। ठीक है जी। अब देखिए, देखो दोस्त, मार्केट ने डिसाइड किया है कि $82 का आएगा एक। ये कैसे डिसाइड किया है दोस्त? ये डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डॉलर का रेट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है, ये फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व है। इधर मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, और इधर लिखूंगा कितने रुपए का आएगा एक डॉलर। ठीक है, डिमांड सप्लाई यहां बराबर है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके सामने जो भी रेट है, मान लो 82, तो मैं बोलूंगा 82 का एक डॉलर आना चाहिए। नीचे छोड़ो, क्वांटिटी का चक्कर नहीं है, रेट यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, इसको डिटेल में ही बताऊंगा, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इसका एक नाम और है दोस्त, इसे नॉमिनल भी बोलते हैं। नॉमिनल सा रेट है ये, नॉमिनल फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, लेकिन दोस्त आपको एक बात बताता हूं, एक महाज्ञानी व्यक्ति ने बोला, बहुत महाज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने बोला भाई साहब अमेरिका में जाकर देखो आप, एक नहाने का साबुन कितने रुपए में मिलता है? एक नहाने का साबुन, नहाना है ना, कितने रुपए में मिलता है? भाई साहब अमेरिका में $1 में वो नहाने का साबुन मिल रहा था। कितनी क्वांटिटी मिल रही थी? $1 की 1 क्वांटिटी मिल रही थी साबुन। 1 क्वांटिटी ऑफ साबुन $1 का आ रहा था। अब यही साबुन, साबुन की बात हो रही है, समोसे की बात नहीं है, ठीक है, साबुन की बात हो रही है, बाथिंग सॉप की बात हो रही है। इंडिया में देखा भाई साहब, ये जो साबुन है, ये जो साबुन है इंडिया में, वो $100 का आ रहा है। कितने का? $100 का। तो इस महान व्यक्ति ने बोला कि डिमांड सप्लाई से जो तुमने रेट डिसाइड किया वो अलग बात है, एक बार असलियत में देखो गुड्स को इन्वॉल्व करके, कि गुड्स के हिसाब से। तो भाई साहब एक क्वांटिटी ऑफ साबुन $100 की है, वहां पर वो $1 की है, तो इस हिसाब से तो दिमाग चलाओगे तो $100 का $1 लग रहा है। $100 का $1 हो गया ना, $100 का $1 हो गया। हाँ यार, ये भी एक तरीके का एक्सचेंज रेट होता है, इसे बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट एक तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होता है, यानी यहां पर तो डॉलर कोई खरीद बेची चल रही है, यहां पर असलियत में पता लग रहा है। रियल इसलिए बोला है कि गुड्स के हिसाब से हमने पता लगाया है, गुड्स के हिसाब से हमने पता लगाया है। ये असली मेरी नजर में है, लेकिन इसको हम पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं इसको, हम पढ़ते हैं नॉमिनल को। ठीक है, ओके। सर कैसी है तबीयत? और मयंक भाई ठीक है, ठीक है तबीयत। राजवीर सिंह नहीं, मुझे उन्होंने आईजी स्टोरी पे टैग नहीं किया यार, क्या बात कर रहे हो? अरे अनुज गुप्ता रुक जाओ, कहां पहुंच गए तुम? बहुत एंड का क्वेश्चन पूछ लिया चैप्टर का, बता दूंगा अभी। ठीक है, तो चलो जी दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बेसिक बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 1, आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? तो हमारा जवाब है, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, फॉरेन कंट्री में घूमने जाने के लिए, हुल्ले हुल्ले करने के लिए, है ना, चिंग टपाक डमडम करने के लिए। ठीक है, अब मुझे पता लगा ये चिंग टपाक डमडम क्या होता है, बहुत दिनों से लिख रहे थे तुम लाइव चैट के अंदर।
ठीक है, मुझे नहीं पता था। ओके, तो समझे इस बात को, मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। जब मुझे अमेरिका जाना हो, समोसे खाने हो, तो मुझे डॉलर चाहिए। जब मुझे अमेरिका जाना हो, यूएस डॉलर चाहिए, है ना। तो मतलब जिस भी देश में कुछ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, कुछ लोगों को मतलब स्पेकुलेट करने, सट्टा खेलने के लिए लोगों को चाहिए होता है। सट्टा खेलने का मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, डॉलर को स्टॉक करके रख लेते हैं। वो कहते हैं जब इसका रेट बढ़ेगा ना तब बेच देंगे, और कम हो जाता है रेट तो उनको नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए तो रिस्क है, समझे। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं, सिंपल सी आप बात देखोगे, एक्सचेंज रेट के ऊपर बात हो रखी है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो यहां पर एक्सचेंज रेट का मतलब तो नहीं बताया, बस हम यूं बता रहे हैं कि हम जो फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फॉरेन ट्रांजैक्शन में हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, और फॉरेन करेंसी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस की वजह से चाहिए होती है, वो ट्रांजैक्शंस बता रखे हैं, राइट। कहते हैं बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज जिनका प्राइस हम फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट करते हैं। मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर गुड सर्विस बाय सेल करेंगे तो फॉरेन करेंसी का यूज होगा। भाई साहब, उधार लेना और उधार देना फॉरेन करेंसी में हो सकता है, अगर हम फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं तो, राइट। आप कर रहे हैं हम बिकम्स अ पार्टी टू अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज का हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जानते हो ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट आज होता है। फॉर एग्जांपल प्रिया के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि 15 अगस्त को तो समोसे बांट देगी, है ना। ऐसे ही मैं प्रिया को बोल सकता हूं कि देख मेरे को फ्यूचर डेट पे इतने डॉलर चाहिए, तो आज मैं उससे डील कर लूंगा, तो मेरे को चाहिए होंगे डॉलर। तो डॉलर की रिक्वायरमेंट आ गई, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसलिए डॉलर चाहिए होता है। या देखते हो तुम कुछ एक्वायर करना चाहते हो एसेट को फॉरेन कंट्री के, या एसेट को बेचना चाहते हो, डिस्पोज का मतलब बेचना होता है, ठीक है। कोई भी, या तुम उधार लेना चाहते हो या उधार को सेटल करना चाहते हो, सेटल करने का मतलब खत्म होता है ना, सेटल करना चाहते हो, जिस भी चीज की वैल्यू को डिनोमिनेट किया जाता है फॉरेन करेंसी में, उन सब चीजों के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। बस, बड़ा ही बकवास कंटेंट है, ठीक है, फालतू के लिए, पेपर में कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है वहां से। यहां से कहता है मेजरली दो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजाइम होते हैं। एक फ्लोटिंग होता है जिसके अंदर मार्केट का रोल होता है, ठीक है, इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। एक फिक्स्ड होता है जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, राइट। मतलब दो तरीके हैं घुसने के एक्सचेंज रेट में, और इससे ही पता लगता है कि एक्सचेंज रेट के हमारे पास तीन सिस्टम हो गए, 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक हो गया हमारे पास जिसके अंदर, कलर कौन सा चूज करूं, जिसके अंदर बोलते हैं नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, प्योरली प्राइवेट मार्केट रेट को डिसाइड करती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कौन सा बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाला मैं बताता हूं, यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट घुसेगी, गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब अपनी करेंसी कितने रुपए में पे करे, ये सब कुछ, ठीक है। अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है, सारी पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर। इस वाले एक्सचेंज रेट को बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पैक्ड भी बोल लो, हार्ड पैक बोल लो। लेकिन जब गवर्नमेंट और मार्केट दोनों घुसे, तो लिखा है करेंसी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, तो ऐसे में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग कहलाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग। तीन तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हो गए, फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां डिटेल दी हुई है, कहता है जो एक्सचेंज रेट प्योरली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, या उसको फ्री फ्लोटिंग भी बोल देते हैं। मतलब फ्री है मार्केट, डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर ले। अब देखो इसकी थोड़ी डिटेल दी हुई है, कहता है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड करेगी, सरकार यहां नहीं घुसेगी, तो भाई मार्केट में तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है। शेयर मार्केट ही देख लो, कभी भी शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं डिमांड सप्लाई की वजह से। तुम अकेले पूरे देश की डिमांड सप्लाई को एकदम से नहीं
प्रेडिक्ट कर सकते, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है एक्सचेंज रेट हमेशा, तो रिस्क रहता है यहां पर, राइट। मान लो कि तुम कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुमने बोला किसी अमेरिकन को मैं तेरे से $10 का सामान लूंगा। देखो क्या बात इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा। तुमने बोला कि मैं तेरे को $10 रुपए दूंगा सामान के बदले, $1 मान लो 80 का है, तो तुम कितने रुपए दे रहे हो उसको? 80 × 10, 800 रुपए दोगे, तुम्हारे मन में ये है। लेकिन जब तुम पैसे देने गए तो डॉलर का रेट बढ़ गया, 85 हो गया, मान लो 85 हो गया, तो तुम्हें $10 के लिए 850 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे। उसको तो $10 ही चाहिए ना। हम यहां से बेशक रुपीज में पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके अकाउंट में डॉलर में पहुंचते हैं। वो आरबीआई के पास एक रिजर्व रखा होता है, वो अपने रिजर्व से पेमेंट कर देता है हमारे नाम की। ओके ओके, रिपोर्ट है। चलो जी, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर एक तरीके से फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो इन फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डू नॉट इंटरफेयर, ये दोनों यहां पर कोई इंटरफेयर करते ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं करते, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है भाई साहब? यहां पर फायदा है कि ये मार्केट सेल्फ रेगुलेट हो जाती है, यानी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये अपने आप को कंट्रोल कर लेती है डिमांड सप्लाई की गेम से, ठीक है। एंड इट हैज एबिलिटी टू एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। कहता है अगर एक्सटर्नल शॉक्स आ गए, शॉक का मतलब होता है चेंज, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक आए हैं, दूसरे देशों में कोई चेंजेस आए हैं, रिसेशन आया है, डिप्रेशन आया है, तो डिमांड सप्लाई की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? मान लो कोई फॉरेन कंट्री बर्बाद हो रही है, ठीक है, तो बर्बाद हो रही तो तो उसको क्या करना है, अपना देश तो नहीं हो रहा ना, तो उससे एक ऑटोमेटिक नया एक्सचेंज रेट जनरेट हो जाएगा। बस वही है कि हाँ, एक्सचेंज रेट जनरेट होता रहता है, एक नया नया मार्केट इसको अपने आप देख लेती है, बस इतना ही है। कहता है लेकिन इसकी एक मेन ड्रॉबैक है, एक नुकसान है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, तुम्हें नहीं पता कि कल कितना रेट होगा, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए भैया। कहता है बिजनेसेस मस्ट अकाउंट फॉर पोटेंशियल रेट, उनको हमेशा एक सही ताकतवर रेट देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव आ सकता है इस रेट की वजह से। वो कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, $10 देने हो, 80 का रेट था एकदम से 85 हो गया, तो रिस्की हो जाते हैं ऐसे मैटर, ठीक है, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सकती है विद अदर कंट्रीज। हाँ, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग, तो तुम्हें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती इसको, तो खुद ही रेगुलेट कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, मतलब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इसका सबसे बड़ा नुकसान, इसका डिमेरिट क्या है? इसकी डिमेरिट है अनप्रेडिक्टेबल है ये, समझे इस बात को? ठीक है जी, चलो जी, इतनी बातें हो गई, तो आते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम पे। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सरकार भी बीच में घुस रही है थोड़ा थोड़ा, और मार्केट ही डिसाइड कर रही है। तो यहां पर बोलता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ्टन या ऑफन मतलब कभी कभी घुस जाते हैं, सीख करते हैं कि एक्सचेंज रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए। ये एक्सचेंज फॉरेन करेंसी को कभी खरीद लेते हैं, कभी बेच देते हैं अपने हिसाब से, तो वो मार्केट को फ्रीली फ्लोट होने से रोकते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। देखो जी, मैं बताता हूं आपको कैसे होता है, असलियत समझो। मान लो 90 रुपए का $1 आ रहा है, सरकार कह रही है बहुत गलत हुआ, मार्केट ने डिसाइड किया है, सिन्नू कुमारी, मार्केट ने डिसाइड किया कि 90 का $1 आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है रेट तो बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या इसको कंट्रोल कर सकती है? जी हां, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। कैसे? कहता है डॉलर बहुत महंगा हो गया, ये डॉलर का रेट महंगा कहां हुआ है? पता है ये रेट कहां महंगा हुआ है? ये मार्केट में महंगा हुआ है। इस मार्केट को पता नहीं है आरबीआई के पास बहुत सारा रिजर्व रखा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की वैल्यू गिरानी है ना, तो उसको ओवर सप्लाई कर दो, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है, समझे? तो आरबीआई मार्केट में
इस मार्केट में डॉलर सेल कर देगा, बहुत सारे डॉलर की बाढ़ आ जाएगी, तो डॉलर अपने आप सस्ता हो जाएगा। 890 से 89, 88, 87 जितना भी सरकार को गिराना होगा तब तक सरकार यहां पर डॉलर बेचती रहेगी। जब सरकार को लगेगा सही रेट है तो सरकार रुक जाएगी, मतलब आरबीआई रुक जाएगा। तो आरबीआई ऐसे सेल करके, और डॉलर का रेट बहुत कम हो तो आरबीआई बाय करके इसको एडजस्ट कर देता है। तो मैनेज कर रहा है यहां पर, ठीक है, क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो लाइन लिखी है, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करता है इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार के पार्टिसिपेशन को ही बोलते हैं मैनेज फ्लोट। यानी ये जो फ्लोट है वो मैनेज किया गया है। फ्लोट का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने आप एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा था, राइट। तो ये हो गया डिटेल। थर्ड नंबर पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की थोड़ी ज्यादा डिटेल दी हुई है। कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन टू कंट्रीज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेट हुआ है, ठीक है, सेट हुआ है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस गिवन है। जब भैया सरकार ने एक्सचेंज रेट को सेट कर दिया, समर्थ जोशी बोल रहा है, अच्छा समर्थ जोशी को बताता हूं कुछ लैंग्वेज, समर्थ जोशी को कुछ एक्स्ट्रा पता है, सीबीएसई के दिन याद आ रहे हैं उसको, चलो भाई बता देते हैं। भाई सीबीएसई की किताब में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को क्लीन फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्लीन फ्लोटिंग या फ्री फ्लोटिंग, और मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी भी बोलते हैं। ज्यादा डर्टी हो रही हो, डर्टी फ्लोटिंग, तो कहीं लिखा है डर्टी फ्लोटिंग तो वो मैनेज फ्लोटिंग ही है, इतना ध्यान रख लेना बस, ठीक है। आ जाओ जी, तो कप्तान साहब आपको आगे ले जा रहे हैं, आ जाओ जी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कुछ एडवांटेजेस हैं। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है तो बहुत लंबे, देखो इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। सरकार बोलती है कि एक्सचेंज रेट जब हमने मिलकर डिसाइड किया है, भाई अमेरिका की सरकार, इंडिया की सरकार, बहुत सारे देशों की सरकार आपस में मीटिंग बिठाएगी और देखेगी एक दूसरे के पास कितना कितना गोल्ड है, उसके हिसाब से एक एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेती हैं। वो चेंज नहीं होता, तब तक चेंज नहीं होता जब तक नेक्स्ट मीटिंग ना हो। तो बहुत लंबे टाइम तक सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया रेट फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जब ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा बहुत लंबे टाइम तक, तो बिजनेस करने वाले लोगों को विश्वास हो जाएगा, हाँ भाई डॉलर का ये रेट है, ये फिक्स्ड है। जैसे कि 80 रुपए का डॉलर है तो मुझे सामान खरीदने के बदले इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, ये एकदम से फ्लक्चुएट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इतना ही बोलते हैं। यहां पर आपको हेडिंग ध्यान रखनी है दोस्त, कुछ मेन पॉइंट है तो आपको बताऊंगा। यहां पर स्टेबिलिटी होती है, यानी करेंसी के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, एलिमिनेट करेंसी फ्लक्चुएशन, और रिस्क भी एलिमिनेट हो गया, भाई एक्सचेंज रेट बदलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रोमोट होती है। लोग कहेंगे भाई साहब यहां पर अब रिस्क नहीं है, स्टेबल है ये, इस वजह से अब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। काफी सारे बंदे होते हैं वो डरते हैं, वो फॉरेन ट्रांजैक्शन करते नहीं है, वो कहते हैं यार मैं सोचूंगा कुछ हो कुछ जाएगा। अभी डॉलर 82 का है, फिर जब ट्रांजैक्शन होगी तो वो 83 का हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, समझे। तो वो इसलिए ट्रेड नहीं करते, लेकिन डॉलर का रेट फिक्स हो जाए तो वो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वैसे ये थोड़े फट्टू लोग होते हैं, इनको बोलते हैं रिस्क अवर्सिव, ये रिस्क अवर्सिव लोग होते हैं, ये रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। फिर यहां पर सट्टेबाजी भी नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी स्पेकुलेशन। एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन का कोई स्कोप बचेगा ही नहीं। क्यों कि भाई एक्सचेंज रेट तो कांस्टेंट है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम डॉलर खरीद के अपने पास रख लो, जब ये महंगे हो जाएंगे तब बेच देना, तुम रख ही नहीं, भाई डॉलर का एक्सचेंज रेट चेंज ही नहीं होगा, तुम उसको रख के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो स्पेकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहां पर लोअर इन्फ्लेशन रहती है, डिसिप्लिन में रहती है इन्फ्लेशन, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है यहां पर, मतलब एक्सचेंज रेट को एकदम से उछाल में नहीं आने देती, तो रुपए की वैल्यू कमजोर नहीं होती, सरकार नहीं, डिसिप्लिन में रखती है, राइट। अगला एनकरेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट रिपीट हो गया, वहां प्रोमोट था, यहां एनकरेजमेंट आगे रिपीट हो गया। और एनहांस क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वास, इससे तुम्हारे देश के ऊपर, तुम्हारी सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को पैग किया है, पैग का मतलब फिक्स किया है, उससे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ भाई सरकार ने
सोचकर बनाइए। सरकार को पता है कि एक्सचेंज रेट इतना ही रहेगा तो सरकार की पॉलिसी खराब भी नहीं होगी। देखो सरकार की कभी कभी मॉनेटरी पॉलिसी खराब क्यों हो जाती है बताऊं? एक्सचेंज रेट बदल जाता है बीच में ही, तो बदलेगा नहीं तो फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये कुछ फायदे थे और इसका अपोजिट कर दो तो फिर नुकसान भी है कि एक हेल्दी स्पेकुलेशन तो चाहिए होती है यार, वो फिक्स एक्सचेंज रेट में हो नहीं सकती तो नुकसान है, राइट। चलो जी, अगला आता है तुम्हारे लिए एक टॉपिक है नॉमिनल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नॉमिनल और रियल, हाँ नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट। भाई साहब डॉलर कितने रुपए का आएगा? 82 रुपीज का। कैसे डिसाइड किया? डिमांड और सप्लाई से। तो ऐसा एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, हम इसको पढ़ते ही हैं। लेकिन इसको गुड्स की टर्म्स में डिसाइड कर लो, गुड्स की टर्म्स में डिसाइड कर लो तो भैया कितने का आएगा? जैसे कि मान लो कि अमेरिका में नहाने का साबुन $1 का आ रहा था, $1 का। इंडिया में वो साबुन 100 रुपए का आ रहा है, तो तुम बोल दो 100 रुपए का $1 आएगा। ये अलग एक्सचेंज रेट हो गया, ये रियल एक्सचेंज रेट होता है। इसमें महंगाई को ध्यान रखा है क्योंकि गुड्स का प्राइस, भाई गुड्स है ना, वैसे तो कोई सिंगल गुड नहीं होती, नहाने के साबुन को नहीं देखते, एक बास्केट ऑफ गुड्स है। असलियत में बताऊं, सरकार ने एक बास्केट बना रखी है, उसमें लगभग 286 गुड्स हैं जो बहुत जरूरी है, 286 गुड्स हैं। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा कहीं पर भी। इसके प्राइस को देखते हैं और इसके प्राइस से हम निकालते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मैथ में तुमने पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ प्राइस समझो। तो कहते हैं कि जो भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट आया है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट है मान लो 82 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स से और फॉरेन प्राइस इंडेक्स से। मतलब मल्टीप्लाई कर दो रेशियो ऑफ डोमेस्टिक प्राइस एंड फॉरेन प्राइस से, तो तुम्हारे पास रियल एक्सचेंज रेट आ जाएगा। अच्छा रियल एक्सचेंज रेट बताता क्या है? अभी आप एक बात सुनो, अभी आप एक बात सुनो, बात कर रहा हूं आपसे मैं समोसे की। समोसा इंडिया में आ रहा है, समोसा मान लो इंडिया में समोसा 10 रुपए का है, ठीक है। अमेरिका में जाकर अगर तुम समोसा खरीद रहे हो तो रुपीस में अगर देखो तो खुले कराने पड़ते हैं, डॉलर भी सेंट बनते हैं वो, तो मान लो 20 रुपए का है, तो डोमेस्टिक प्राइस 10 रुपया, फॉरेन प्राइस 20 रुपया, राइट। अब डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस को रियल एक्सचेंज नॉमिनल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनल एक्सचेंज मतलब 82 रुपीज का डॉलर आ रहा है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे रियल एक्सचेंज रेट। अब भाई रियल एक्सचेंज रेट ये बताता है कि बेसिकली फॉरेन कंट्री में जो सामान मिल रहा है वो असलियत में महंगा है या सस्ता है। अगर मान लो 82 रुपीज का डॉलर है, वैसे तो अगर मैं मानता कि 1 रुपए का नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, यानी डॉलर और रुपया बराबर हो गया, डॉलर और रुपया बराबर है, तो 10 रुपए का समोसा इंडिया में, 20 रुपए का समोसा अमेरिका में, तो आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब इंडिया में सस्ता है समोसा, हाफ रेट है। अगर मैं बोलूं पेप्सी की, मान लो अमेरिका में पेप्सी मिल रही है आपको 150 रुपए की, इंडिया में 50 रुपए की, तो भाई साहब डोमेस्टिक प्राइस को फॉरेन प्राइस से डिवाइड कर दो। वैसे तो सच्चाई ये नहीं है, मान लो अमेरिका में 50 की है, इंडिया में 150 की पेप्सी, तो डोमेस्टिक प्राइस 150, फॉरेन प्राइस 50। मान लो कि डॉलर 1 रुपए का एक ही आ रहा है, तो यहां से आंसर 3 आएगा। तो इससे यह पता लगता है कि इंडियंस को अमेरिकन गुड्स के लिए 3 गुना पे करना पड़ता है। ये तो नॉर्मली भी पता लग रहा था, लेकिन मैंने यहां पर एक्सचेंज रेट को 1 मान लिया, तो कॉन्सेप्ट को आसान करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपको यह समझना नहीं है इतना। मॉड्यूल बोलता है भाई हमने बच्चे को परेशान नहीं करना, हमने सिर्फ फॉर्मूला दिया है, आप फॉर्मूला याद करो। रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। ये तो लिख दिया, वैसे असलियत में देश के अंदर डोमेस्टिक प्राइस नहीं, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है और फॉरेन प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे तो लोकल लिखा है समझाने के लिए, असलियत में ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे सर पेपर में दोनों फॉर्मूले आ सकते हैं क्या? अबे ऐसे बंदे को ऐसे वाला पेपर बनाने के लिए देता ही नहीं है,
बोलता ही नहीं है कि भाई दोनों तो सेम फॉर्मूलाज है, दोनों ऑप्शन में क्यों देगा, वो बोलता ही नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो एक बोथ वाला ऑप्शन भी देगा आपको, ठीक है। चलो जी, फिर बोल रहा है एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, तुम्हें पता ही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन होता है? अरे खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। खरीदने वाला कौन होता है? हम नॉर्मल लोग खरीद सकते हैं ना, फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं, बैंक भी खरीद सकते हैं, है ना, बहुत सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये सब खरीदते हैं। बेचने वाला कौन होता है? बेचने वाले बैंक भी बेचते हैं, है ना, ब्रोकरेज हाउस होते हैं, मनी मार्केट में एक्सचेंज वाले होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, राइट। तो बोलता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होता है? तो कोई भी हो सकता है भाई, पब्लिक हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, ब्रोकरेज हाउस हो सकते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होती है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टमेंट कराती है, इंश्योरेंस कंपनी है, रिटायरमेंट फंड वाले लोग होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, हेजर होते हैं। हेजर कौन होते हैं? देखो जी, हेज का मतलब होता है रिस्क को कम करना। जिन बंदों को लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिस्क बढ़ गया है, तो वो डॉलर और गोल्ड में इन्वेस्ट करके रिस्क कम कर लेते हैं। तो हेजर वो होते हैं जो जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है जी। ओके ओके, रिपोर्ट है। तो यहां पर बोला गया है कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा डॉलर खरीद लेते हैं और एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा रोल इनका होता है। और जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, ब्रोकरेज हाउस का मतलब ब्रोकर्स हैं जो डॉलर खरीदने और बेचने के बीच में आते हैं, तो ये भी मार्केट प्लेयर होते हैं जो इनके बीच में आएंगे। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, और बस हल्का सा एक बार इसको रीड कर सकते हो, रीड करने का काम है आपका। चलो, अब ट्रांजैक्शन के बारे में आ रहे थे। एक दिया हुआ है भाई साहब करंट ट्रांजैक्शन। करंट ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें इमीडिएट सामान की डिलीवरी मिल जाती है, डॉलर की डिलीवरी मिल जाती है ना। करंट ट्रांजैक्शन वही होता है। यहां पर जो रेट होता है वो स्पॉट रेट होता है, वो आगे बता देंगे। फिर एक होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक आज कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे प्रिया से, उसको बोलेंगे भविष्य में कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे। डॉलर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और भविष्य में ही उसकी डिलीवरी होगी। अगर खरीदेंगे तो डिलीवरी कर दियो, अगर हम बेचेंगे तो हम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। और पार्टीज आपस में अग्री हो जाती हैं एक फ्यूचर डेट पर, फ्यूचर डेट प्री डिफाइन करते हैं। तो ट्रांजैक्शन दो तरीके के हैं, लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन में जो एक्सचेंज रेट चार्ज होता है, इधर का स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है, इधर का फ्यूचर एक्सचेंज रेट होता है। तो मॉड्यूल में दो ही पॉइंट देने चाहिए थे, एक स्पॉट एक्सचेंज रेट जो कि करंट ट्रांजैक्शन में चार्ज होता है, इसकी पेमेंट 2 दिन के अंदर करनी पड़ती है, इसको T+2 बोलते हैं, मैक्स टू मैक्स। एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इसमें आज ही डिसाइड कर लेंगे कि फ्यूचर में कितना पैसा देना है और कितने डॉलर आएंगे, ठीक है। फ्यूचर डेट से रिलेटेड होता है भैया। पार्टी अग्री हो जाती है, पार्टी अग्री हो जाती है बाइंग और सेलिंग करने के लिए, आज ही प्री डिटरमाइन कर लेंगे रेट क्या होना चाहिए, आज ही डिसाइड कर लेंगे कि रेट क्या होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक वर्ड यूज किया है फॉरवर्ड प्रीमियम, ये ध्यान रखना। फॉरवर्ड प्रीमियम ऑकर व्हेन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज हायर देन स्पॉट एक्सचेंज रेट, वाइल फॉरवर्ड डिस्काउंट, हाँ दूसरा वर्ड है फॉरवर्ड डिस्काउंट, इज व्हेन फॉरवर्ड रेट इज लोअर देन स्पॉट रेट। देखो जी, ये वर्ड मैं समझाता हूं। 82 का डॉलर है, प्रिया से बोला 80 रुपए का डॉलर लूंगा 1 महीने बाद, बता देगी? प्रिया ने बोला यस। तो ये जो 2 रुपए का तुम्हें फायदा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिस्काउंट। भाई ऐसा ट्रांजैक्शन कब होता है? जब प्रिया को लग रहा हो कि डॉलर की वैल्यू तो वैसे भी कम हो ही जाएगी, होती नहीं है वैसे, ऐसा बहुत कम लगता है। लेकिन अगर तुम्हें और उसको भी लग रहा हो, सामने वाले को, कि यार 82 का डॉलर आ जाए, ये बढ़ जाएगा, 83 का देगी, वो कहती है हाँ 1 महीने बाद कोई दिक्कत नहीं है 83 का। तुम दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जब तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो, स्पॉट से ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो ये 1 रुपया है, इसे बोलेंगे तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो तो फॉरवर्ड प्रीमियम है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट जैसे वर्ड तुम अकाउंटेंसी में बहुत पढ़ते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ओके, रिपोर्ट है।
समझ गए? ओके पलक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर ये दो वर्ड यूज किए गए थे। लेकिन दोस्तों, रेट तो दो ही तरीके के होने चाहिए। अब इसने बीच में आपसे पंगे लेने के लिए एक तीसरा कॉन्सेप्ट डाल दिया, करेंसी फ्यूचर। इसको डालने का कोई मतलब नहीं था। देखो जी, करेंसी को खरीदने का रेट उसकी बात कर रहे हैं, हैंड टू हैंड वाला रेट स्पॉट रेट है, और फ्यूचर का जो रेट है वो एक तरीके का फॉरवर्ड रेट है। राइट, मान रहे हो? फॉरवर्ड रेट में एक खास टाइप होती है। देखो जी, इसमें एक खास टाइप होती है, उसको ही बोलते हैं करेंसी फ्यूचर। ऐसे हम शेयर मार्केट में भी करते हैं फ्यूचर ऑप्शन, तो वैसे वाला होता है। आप ये समझो, लिखा है दीज आर सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह है। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन जाता है ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड साथ में लगा देते हैं। बस इसकी थोड़ी डिटेल और नेचर डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये डिप सच्चाई बताऊं आपको मैं, देखो जी, आज डिसाइड किया भाई साहब, प्रिया बोल रही है 83 का $1 मिलेगा, फॉरवर्ड रेट है ये, कोई कंडीशन नहीं है, जितने मर्जी डॉलर ले लो, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब प्रिया ने कंडीशन रख दी, ऐसे कंडीशन बहुत सारी मार्केट में होती है, कंडीशन रख दी कि कम से कम $1000 खरीदने पड़ेंगे, कम से कम $1000 खरीदने पड़ेंगे तब 83 का $1 मिलेगा। तो कंडीशन रखने के बाद इसको बोलते हैं करेंसी फ्यूचर। तो अनकंडीशनल को तो कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल फॉरवर्ड ही होता है। कंडीशनल को बोलते हैं करेंसी फ्यूचर। तो बस फालतू में दिया हुआ, ठीक है जी। तो बस करेंसी फ्यूचर इसको ही बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी डिटेल्स चेंज हो जाती है। ऐसे बहुत सारी डिटेल होती है, इसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, मान लो इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना में जब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन होता है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी करेंसी में पेमेंट होती है। इंडिया और चाइना का जब ट्रांजैक्शन होगा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बताओ कौन सी करेंसी में पेमेंट होती होगी, कौन सी करेंसी में पेमेंट होती होगी? वो इंडियन करेंसी है या चाइनीज करेंसी है? बताओ ना। या डॉलर में होती है? बताओ, जल्दी बताओ। इंडिया को चाइना पे विश्वास नहीं, चाइना को इंडिया पे विश्वास नहीं, तो ये अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करते ही नहीं है, तो ये डॉलर में ट्रेड करते हैं। जब दो कंट्री किसी थर्ड कंट्री के करेंसी में ट्रेड करें, तो वो जो थर्ड कंट्री की करेंसी है, जैसे कि डॉलर, इसको बोलते हैं व्हीकल करेंसी। व्हीकल, 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 व्हीकल होता है ना, व्हीकल, व्हीकल। दोस्तों व्हीकल करेंसी का एमसीक्यू भी है, अभी कराता हूं आपको। व्हीकल करेंसी तो बेसिकली यूएस डॉलर ही ज्यादातर पूरी दुनिया के लिए ऑफन प्ले सेंट्रल रोल इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज के रूप में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें सभी देशों की नेशनल करेंसी तो नहीं है ये, इट इज नॉट द नेशनल करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दिस इज द व्हीकल करेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि दो देश इंडियन रुपये में ट्रांजेक्शन करें, तो उन दो देशों के लिए इंडियन रुपया व्हीकल करेंसी हो जाएगा। जब हम दो देश नेशनल करेंसी को यूज ना करके किसी थर्ड करेंसी को यूज करें, वो डॉलर भी हो सकता है, दिनार भी, पाउंड भी, तो वो थर्ड पार्टी वाली करेंसी जो होती है वो व्हीकल करेंसी होती है। फाइन, चलो जी, समय आ गया कि थोड़े से एमसीक्यूज हो जाएं। लो जी, पहला ही क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहीं से मैंने पूछ लिया, टाइमलेस पोल दे देता हूं आपके पास। व्हीकल करेंसी का मतलब बताओ, ऑप्शन ए और बी मत पढ़ना, सिर्फ सी और डी के बारे में बात हो रही है। व्हीकल करेंसी बताओ क्या होती है?
बच्चा बच्चा जानता है। अभी हमने बोल दिया कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं यहां पर किसी की नॉट द नेशनल करेंसी यूज होगी, मतलब दो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही है और उन दोनों में से किसी की भी नेशनल करेंसी यूज नहीं हो रही, तो थर्ड पार्टी की करेंसी यूज होगी, और वो जो वाइडली यूज करेंसी होती है उसको बोलते हैं व्हीकल करेंसी। मदारा ने सबसे जल्दी आंसर दिया है। इसके बाद चलते हैं, एक मस्त चीज बताऊंगा दोस्त आपको। यहां पर क्वेश्चन पूछने से पहले एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। यहां पर पता है डॉली मैम को जानते हैं आप? इसने एक सीन किया, डॉली मैम ने गीता जोशी से $80 का खरीद लिया और प्रिया को 81 का बेच दिया। बीच में ₹1 का प्रॉफिट खा गई, ₹1 का प्रॉफिट खा गई। तो ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं आर्बिट्राज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्राज। आर्बिट्राज एक ऐसा प्रॉफिट होता है जब तुम एक जगह से माल लो, उसको दूसरी जगह पे बेच दो, बीच में कुछ कमीशन खा जाओ, ऐसी कमीशन को आर्बिट्राज बोलते हैं। लेकिन दोस्त ये तो उसने गेम खेल दी प्रिया और गीता के साथ। असलियत में इस गेम के अंदर क्या होता है? असलियत की गेम समझो। पोल मैंने चला दिया है। असलियत में इस गेम में क्या हो सकता है? एक है मार्केट ए, एक है मार्केट बी। जैसे कि दो देश होते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा जब तुम इंटरनेट पे देखोगे ना, अलग अलग देशों में डिमांड सप्लाई अलग अलग होती है। हो सकता है यहां पर 82 का $1 है इस मार्केट में, ये इंडोनेशिया की मार्केट है, और हो सकता है कि कनाडा की मार्केट में, मार्केट बी दूसरे देश की मार्केट हो गई, यहां पर $83 का हो। तो आप फटाक से क्या करोगे? आपके पास मौके आ जाएंगे, आप दोस्त यहां से डॉलर खरीदने स्टार्ट कर दोगे, यहां से बाय करके इधर सेल करते रहोगे फटाक से। असली जिंदगी में ऐसा आता है, कभी कुछ सेकंडों के लिए ऐसा मौका आता है, जो बंदे मार्केट में बैठे रहते हैं, नजर जाती है अबे इधर 82 का 83 का है, पूरी दौलत लगा दे, 82 का खरीद और 83 का इधर बेच दे, कर देते हैं बंदे काम। लेकिन कई बार सीन हो जाता है उनके साथ, उनका ठुल्लू हो जाता है। जैसे इधर से 82 का खरीदते हैं, जैसे ही खरीदते हैं इधर भी 82 हो जाता है रेट। वो कहते हैं भाई खरीद के बैठ गए, परेशान, कमीशन वमीशन सब दे दिए, समझे? इतना फिर फायदा नहीं उठा पाते, तो रिस्की एक्टिविटी है। अब इसमें क्या होता है, जब तुम यहां से खरीदते जाओगे तो इसका मतलब तुम डिमांड बढ़ा रहे हो। जब तुम कहीं डिमांड ज्यादा करोगे तो वहां रेट बढ़ने लगता है। 82 की जगह वो धीरे धीरे 82.5 ऐसे बढ़ने लगेगा। और जहां पर तुम डॉलर बेच रहे हो, यहां पर मतलब तुम सप्लाई बढ़ा रहे हो। जब सप्लाई बढ़ती है तो उसका रेट गिरता है, तो ये 83 गिर गिर कर 82.5 तक आ सकता है। तो मैंने तो ये इमेजिनेशन में बताया है। तो जब भी ऐसा मौका आता है तो फटाक से रेट इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां रेट कम होता है वहां तुम डिमांड ज्यादा करते हो, जहां रेट ज्यादा होता है वहां तुम बेचने लगते हो। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसका रेट बढ़ता है, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इसका रेट कम होता है, और वापस बराबर हो जाते हैं। तो दोस्त एट द एंड वापस बराबर ही हो जाएंगे। तो जब तुम आर्बिट्राज करते हो, आर्बिट्राज मतलब बीच में घुसकर कमीशन वाला प्रॉफिट खाना चाहते हो, तो एकदम से ही मार्केट इक्वल हो जाती है, फटाक से फटाक से। आर्यन वर्मा कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ा है। अच्छा, तो आर्बिट्राज क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट टेंड टू हैव सेम एक्सचेंज रेट फॉर अ गिवन करेंसी ड्यू टू। कहता है एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी मार्केट में, दुनिया की सभी मार्केट में एक सेम एक्सचेंज रेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज। क्योंकि जहां पर रेट कम होगा वहां से लोग खरीदने लग जाएंगे, जहां रेट ज्यादा होगा वहां बेचने लग जाएंगे, इस वजह से। तो सी वाला यहां पर सही आंसर है। उदित जैन ने सबसे जल्दी आंसर दिया यहां पर। ठीक है, आ जाओ जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं कराता हूं। यहां पर बोलता है कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे होता है। भाई साहब जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट है
देखो जी, एक्सचेंज रेट का एक नाम और है, एक्सचेंज रेट को बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एक्सचेंज रेट। ये वर्ड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये वर्ड चैप्टर 1 में यूज किया है। कल दंगल होगा, एमसीक्यू होगा। चैप्टर 1 में माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताया ना, तो मैक्रो के एग्जांपल में ये वर्ड की यूज किया हुआ है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो होता है जो सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होता है। समझे? जैसे कि देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर जो भी रेट डिसाइड होगा, मान लो 82, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब इसमें आपको स्कीम समझाता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट में। मान लो डिमांड सप्लाई कर्व मैंने बना लिए, एक्सचेंज रेट डिसाइडेड है, 4 डायग्राम बनाऊंगा, एक्सचेंज रेट डिसाइडेड है, दोस्तों मैं यूं कहना चाहता हूं, एक्सचेंज रेट जब ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, तो डिमांड और सप्लाई की वजह से वो एक्सचेंज रेट बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है हम देखते हैं। पहले देखते हैं यार, अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा। जब दोस्त डिमांड बढ़ती है तो ये जो डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऐसे राइटवर्ड। तो पुराने वाले डिमांड कर्व को भूल जाओ, इस वाले को, सफेद वाले को भूल जाओ, पीले वाले को याद रखो। अब पॉइंट कटिंग का ये आ रहा है, तो यहां पर देखो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, शायद $82 से 83 हो गया। जहां पर डिमांड ज्यादा होती है वहां पर रेट बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के अपोजिट आप देखोगे, जहां डिमांड कम होगी, कम होने पे डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट होता है, तो यहां पर जो नया रेट है वो इधर आएगा, यहां कट कर रहे हैं, वो पहले से कम हो जाएगा, शायद 82 से 81 हो सकता है। तो डिमांड कम होने के केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ने के केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। सप्लाई देखते हैं, सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है। सप्लाई का हिसाब देखो भैया, मान लो सप्लाई बढ़ा रहे हो आप, डॉलर की सप्लाई बढ़ने लगी है, सप्लाई बढ़ने से सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है, और सप्लाई कम होने से सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ये सप्लाई कम होने वाला डायग्राम है। तो देखते हैं दोस्त हुआ क्या। अब ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम, तो रेट कम हो गया, जितनी ज्यादा सप्लाई करोगे उसकी वैल्यू कम होगी भाई, हो सकता है 83 से $82 का हो गया हो। और जब सप्लाई कम हो जाती है ना, जिसकी कमी होती है, जो चीज खल रही होती है, उसकी वैल्यू दिखती है, तो ये रेट बढ़ गया, हो सकता है 82 से 83 का $1 हो गया हो। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि तुम फॉरेन करेंसी क्यों खरीदना चाहते हो, फॉरेन करेंसी क्यों खरीदना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू डिमांड फॉरेन करेंसी। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि तुम दोस्त फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करना चाहते हो, लोग क्यों खरीदते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत, नहीं, जाने क्यों लोग मोहब्बत, अरे यार, जाने क्यों लोग डॉलर खरीदते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जानो क्यों लोग फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। तो इसलिए खरीदते हैं भाई साहब, उनको फॉरेन कंट्री में जाके मौजा ही मौजा करना है, बाय करने हैं गिफ्ट मेरे लिए। ठीक है, ओके, मेरे लिए गिफ्ट बाय करने हैं, या फिर अपनी मित्र को उन्होंने कुछ ट्रांसफर भेजने हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब भेजे जाओ फ्री फंड में पैसा। ये तो गलत है। असली क्या होता है, आप जाओ फॉरेन कंट्री में, पैसा कमाओ, अपने मम्मी पापा को भेजो, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मम्मी पापा को दो गिफ्ट। समझ रहे हो सकता है फॉरेन कंट्री तुम्हें अवार्ड दे रही हो, कुछ ग्रांट दे रही हो, डोनेशन दे रही हो, और कुछ अवेलेबल करा रही हो, एंडाउमेंट का मतलब अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल करा रही हो तो तुम्हें देगी। अगर तुम फॉरेन एंटिटी में यानी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। अगर तुम चाहते हो फॉरेन बॉन्ड, स्टॉक्स, कोई फाइनेंशियल एसेट, शेयर खरीदना, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। अगर तुम चाहते हो फॉरेन कंट्री में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना तो तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। अगर तुम फॉरेन कंट्री में किसी रियल कैपिटल में डायरेक्ट ओनरशिप चाहते हो, रियल कैपिटल यार मतलब एसेट्स खरीदना ही हो गया, इसमें डायरेक्ट
मतलब मशीन प्लांट वगैरह खरीदना हो गया, इन्वेस्टमेंट ही है, तब तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। तुम सट्टा खेलने की कोशिश कर रहे हो, स्पेकुलेशन, तुम हेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए। ये तो रीजन है फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। इसमें लिखे नहीं है, बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं। भाई किसी को ट्रैवल करने जा रहा हूं फॉरेन कंट्री में तो चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें रीजन हो सकते हैं। अब दिया हुआ है अगर इसमें से कोई भी रीजन बढ़ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ रही है, और जब दोस्त फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाता है ना। अगर इसमें से कोई भी रीजन कम हो रहा है, लोग स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, सट्टा कम खेल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में घूमने कम जा रहे हैं, तो डिमांड कम हो गई, डॉलर का रेट भी गिर जाएगा। जब हमें कोई रीजन हो डॉलर चाहने का तो रेट बढ़ जाएगा। जब डॉलर हमें चाहिए ही नहीं तो ऐसी कम तैसी कराए, डॉलर चाहिए नहीं तो उसका रेट गिर जाएगा, हमें चाहिए ही नहीं तो हमारे यहां रेट कम हो जाएगा। राइट, चलो जी। सप्लाई के रीजन क्या होते हैं, डॉलर की सप्लाई कहां से आती है। सप्लाई के रीजन का मतलब है सप्लाई तुम्हारे पास आएगी कहां से। अबे जब माल बेचेंगे फॉरेन कंट्री में तभी तो पैसा आएगा, समझे। तो यहां पर होता है माल बेचने का मतलब एक्सपोर्ट। जब पहले तो यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात हो रही थी कि तुम डिमांड कर रहे थे गिफ्ट की कि तुम्हें कोई गिफ्ट भेज दे, लेकिन जब तुम किसी को गिफ्ट भेजोगे तो उसके देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल तुम यहां खड़े हो और तुम्हें कोई गिफ्ट भेज रहा है तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो जाएगी। तो सप्लाई का रीजन बन गया ये, फॉरेन करेंसी की सप्लाई गिफ्ट की वजह से भी होती है, ठीक है। ये जो ही रीजन डिमांड के हैं वो उल्टे कर दो, वो सप्लाई के हो जाएंगे। अवार्ड मिल जाए, ग्रांट मिल जाए, डोनेशन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। जब तुम विदेशों में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें डॉलर चाहिए, वो डिमांड का रीजन है, लेकिन विदेशी लोगों से रिसीव कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो वो सप्लाई का रीजन है। जब तुम फॉरेन कंट्री में गिफ्ट देना चाहो तो वो डिमांड का रीजन है, लेकिन जब तुम्हें गिफ्ट मिल रहा है वो सप्लाई का रीजन है, ठीक है। जब कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर रही है, ठीक है, जब कोई फॉरेनर हमारे देश में बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, जब फॉरेन कंट्री का कोई बंदा लोन दे गया, हमें लोन आ गया, लोन आ गया फॉरेन करेंसी, और ये स्पेकुलेशन और हेजिंग हमारी करेंसी में भी हो सकती है, तो फिर हमारी करेंसी खरीद के लोग हमें डॉलर देके जा भी सकते हैं। एंडाउमेंट का मतलब केन, कोई भी फंड अवेलेबल कराना, कोई भी फंड अवेलेबल कराना, एंडाउ का मतलब अवेलेबल ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, कितने सारे पॉइंट्स पढ़े हमने। आपके सामने एक ये क्वेश्चन आ गया, पोल का क्वेश्चन है भैया। कहता है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, आपको बताना है कौन सी लाइन ट्रू है इन चारों में से। कहता है इफ कंज्यूमर ऑफ इंडिया डेवलप टेस्ट फॉर इंपोर्टेड कमोडिटीज, बंदों को इंपोर्टेड माल पसंद है। कहता है अगर एक देश के कंज्यूमर चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री का माल मस्त यूज करे, इंपोर्टेड, तो यार जब तुम विदेशों से माल खरीदना चाहते हो तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो हमारे देश की सरकार को तुम तो अपने बैंक अकाउंट से पैसे दोगे, गवर्नमेंट के पास से फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, तो फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, देखते हैं, तो डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, राइट। तो देखते हैं यहां पर जो ऑप्शन मिल रहा है, तो कहता है डिमांड कर फॉर डॉलर शिफ्ट टू द राइट। डिमांड बढ़ गई है, डॉलर का डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और यहां से इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हो गया। सी वाला आंसर कर देंगे दोस्त। मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, मैंने आपको ये शब्द सिखाया नहीं डेप्रिसिएशन, तो मैं पहले सिखा देता हूं, ठीक है। मैंने पोल का आंसर भी रोका हुआ है, देखो जी, देखो जी। मान लो डॉलर 82 से 82 का आ रहा है और ये इसका रेट बढ़कर 83 हो गया, डॉलर आपको महंगा पड़ने लगा। 82 से कितना हो गया, 83, महंगा हो गया। तो यार इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, राइट। हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन में यही तो बता रहे थे हम, एक्सचेंज रेट मान लो 82 से 83 का हो गया तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, इसलिए सी वाला ठीक है।
मदारा ने सबसे जल्दी आंसर दिया, ठीक है। अब इसके अपोजिट भी बता देता हूं। अगर मान लो 82 का डॉलर किसी रीजन की वजह से कम होकर 81 का हो जाता तो डॉलर सस्ता हो गया, मतलब हमें अब कम पैसे देने पड़ेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू मजबूत हो गई है, कम पैसों में डॉलर आता है, ठीक है, कम पैसों में डॉलर आता है, तो डॉलर की वैल्यू यहां पर अप्रिशिएट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, डॉलर की नहीं, तो अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। अब देखो जो हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन है वो फॉरेन करेंसी का अप्रिसिएशन है, मतलब जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है तो उनकी बढ़ी है ना, और जब हमारी बढ़ी है वैल्यू तो उनकी गिरी है ना, इस बात को ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पुराने जमाने की बात करता हूं आपसे, पुराने जमाने की बात भी कर लो, यहां पर थोड़ी सी बात पुराने जमाने की भी होगी दोस्त। जो ये डेप्रिसिएशन वर्ड है ना, पहले के जमाने में इसको डिवैल्यूएशन बोलते थे, और जो एप्रिसिएशन वर्ड है ना, इसको पहले के जमाने में रीवैल्यूएशन बोलते थे। और पहले के जमाने में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन, कम हो जाए तो डिवैल्यूएशन, लेकिन आजकल ये चल नहीं रहा है, ये सिस्टम ही खत्म हो गया, तो ये वाले वर्ड यूज नहीं होते, लेकिन मॉड्यूल में दिए हुए हैं। लेकिन दोस्त आजकल वर्ड यूज होते हैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जैसे, क्योंकि आजकल चल रहा है कौन सा? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज चल रहा है, वैसे उसमें भी सेम नाम होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको अप्रिसिएशन बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। यही चलता है आजकल, यही वाले वर्ड यूज होते हैं, पहले ये वाले वर्ड यूज नहीं होते थे भाई। वैसे तो डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, और ये डिवैल्यूएशन है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, सेम है ना, बस पहले इसको ये बोलते थे क्योंकि पहले टर्मिनोलॉजी अलग थी। क्योंकि देखो क्यों बोल रहे हैं, तुम किसी देश में जाओ, उससे पूछो कि तुम्हारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है डेप्रिशिएट हुई है, वो बोले ना अप्रिशिएट हुई, भाई हमारे यहां रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होता है। जब वो बोल रहा है कि हमारे यहां रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होता है तो तुम समझ जाओगे यहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। अगर वो बोलता हमारे यहां अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है तो तुम समझ जाते कि उस देश में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, राइट। समझने की बात है, ये भाप लेते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, और अब तो आप भी भाप लोगे इस बात को, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने सिखा दिया आपको दोस्तों। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, लो जी क्वेश्चन है, ये वाला नहीं कराऊंगा अभी, रुक जाओ पहले मुझे सिखाने दो। देखो दोस्तों, चाहे अप्रिसिएशन हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आने के चांस है। चाहे अप्रिसिएशन हो, होम करेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे रिवैल्यूएशन हो, दोनों का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना है, दोनों का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना है। जैसे कि मान लो डॉलर पहले 82 का आ रहा था, अब वो 81 का आ रहा है, तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। इसका फर्क पड़ेगा दोस्तों एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, ये आता है पेपर में, एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। सोचो इंडिया के बंदे पहले 82 का $1 खरीद रहे थे, सोचो 82 रुपए की एक पेप्सी आ रही थी अमेरिका में, पेप्सी अमेरिकन है ना, सोचो 82 रुपए की एक पेप्सी आ रही थी अमेरिका से, जो माल खरीद रहे थे वो 82 रुपए का एक आ रहा था, अब वो 81 का एक आ रहा है, हमें सस्ता पड़ रहा है, तो फॉरेन गुड्स हमें सस्ती पड़ रही है, हम फॉरेन गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, फॉरेन गुड्स खरीदने को बोलते हैं इंपोर्ट, तो दोस्त इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ये तो अपनी फील हुई, अपनी फील हुई, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अप्रिसिएशन और या फिर रिवैल्यूएशन, इसका इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, आप बोलोगे सीधा बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। अच्छा अमेरिकन के बारे में सोचो, थोड़ा उनका भी सोच लो यार। वो कहते हैं कि $1 के बदले इंडिया में वो 82 टॉफी खरीदते थे, $1 के बदले वो इंडिया की टॉफियां खरीदते थे 82, अब अचानक से $1 के बदले 81 टॉफी आ रही है, तो टॉफी उनको महंगी लगेगी भाई,
डॉलर में पहले ज्यादा टॉफी आती थी, अब कम आ रही है, तो वो टॉफियां कम खरीदेंगे, तो इंडियन माल कम खरीदेंगे, तो इंडिया की सेल कम हो जाएगी, यानी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। तो अप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ये फर्क पड़ता है। ओके, आगे आएंगे। अगर बात करें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी या फिर डीवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी, यानी डॉलर पहले 82 का एक था लेकिन अब 83 का एक हो गया, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे? क्या फर्क पड़ेगा दोस्त? देखो, हम जो 82 का खरीदते थे माल, अब 83 का हो गया, हमारे लिए महंगा हो गया, तो हम कम खरीदेंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। अमेरिकन की मौज आ गई, ₹1 में वो 82 टॉफी खरीद रहे थे, अब $1 में 83 टॉफी आएगी, तो हमारी करेंसी, मतलब हमारी टॉफियों ने सस्ती लगेगी, हमारा माल ज्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक अंदर की बात बताऊं, 1991 में हमने अपनी करेंसी को जबरदस्ती डिवैल्यूएट किया था, ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 10वीं में ध्यान रखना। हमने जबरदस्ती अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर ली थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था। क्यों की थी पता है? ताकि हमारे लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंडियन प्रोड्यूसर्स को फायदा हो, कुछ तो माल बिके इनका फॉरेन कंट्री में, इस वजह से। ठीक है दोस्त, ओके। अब यार मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखा दूं, एक बारी मॉड्यूल के अंदर क्या चीज रह गई जो हमने नहीं की। देखो जी, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं पहले दिखा देता हूं। एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। देखो जी, एक्सचेंज रेट के बारे में हमने हर एक चीज कर ली, बीच में एक छोटी सी चीज नहीं की थी, उसका प्लीज आपको फॉर्मूला ही लर्न करना है। ये लो जी, आ गया, रीर, रीर का फॉर्मूला दिया हुआ, रीर का, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। ये डिमांड सप्लाई के डायग्राम तो हमने कर लिए हैं, इससे भी अच्छे से किए हैं। हाँ दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार जस्ट आपको रीड करने हैं, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। जस्ट रीड करने हैं आपको। हाँ, ये लिखा हुआ है, इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन होती है, यानी अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है, उसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो ये चीज क्या बोल रहा बच्चा, सर इसको नोट्स में डाल देना, क्लास वाली में इसको। तो ये पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा सा होमवर्क दिया आपको राजे, ये करना है आपको। ठीक है, और एक बीच में एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला था, जस्ट आपको ध्यान रखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर गिवन नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। थोड़ा सा काम तुम्हें भी दूंगा, संडे आ रहा है बीच में, तो संडे को आप ये करोगे, और मैं एक काम भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। दिया ही नहीं यार, दिया क्या? दिया तो होगा उस्ताद। अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ दोस्त, ये दिए हुए लाइन एक, इसने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, बस जैसे रियल एक्सचेंज रेट होता है, इसके बाद बोला इसने एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी होता है, रीर।
इट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज। कहता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट की तरह होता है, लेकिन फर्क ये होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये रियल एक्सचेंज रेट नहीं है, अलग ही है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन प्राइस डिफ्लेटर। क्या बोला मैं? प्राइस डिफ्लेटर। या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मान लो कोई भी एक्सचेंज रेट है 82 है, 82 का डॉलर आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो प्राइस डिफ्लेटर, या फिर कॉस्ट इंडेक्स भी बोलते हैं, कुछ भी कॉस्ट इंडेक्स हो किसी भी कंट्री का। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा ही मुश्किल है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फॉर्मूला ही है बस, उसके अंदर बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसको, और वो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बताए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज कर लेते हैं, काफी बच्चे होते हैं जो एमसीक्यूज नहीं बनते, ठीक है, उसको ध्यान रख लेना। अब बच्चे बोलेंगे सर 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 सर, देखो आपको एक बात बताता हूं, जो ये यूनिट 4 है मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाई है। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो मैं आज रात को, आज मेरा काम देखो दोस्त, आज रात को बैठूंगा, मेरी अभी क्लासेस हैं, क्लासेस मेरी रात को, आज कौटिल्या 3.0 बैच लॉन्च है क्लास 12 के लिए, तो अभी आरंभ और कौटिल्या के जो नॉर्मल बैचेस हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, और काफी सारे जो कल मैं आपका सेशन लूंगा उसके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन में टीम लगनी है, और कल के सेशन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, डाउट लूंगा। आज रात को बैठूंगा और इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, इस वाली यूनिट के शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूंगा, तब जब आप मुझे एनकरेज करोगे। मतलब आपके प्यार की वजह से मेरी नींद, कैप्टन को क्या चाहिए होता है? अपनी टीम का प्यार चाहिए होता है, राइट? तो जब कैप्टन को टीम का प्यार मिलेगा, काजल, तुम्हारा प्यार मेरे पास आज भर भर के आएगा, सारे बच्चे प्यार करेंगे, तुम्हें पता है क्लास के अंदर किस तरीके से आपका प्यार मेरे ऊपर आता है, वो प्यार बरसाओगे, तो मैं आज रात को बैठूंगा, कल तक आपको इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बढ़िया लेवल पे। कोई बात नहीं, समर्थ जोशी कह रहा है फॉर्मूला फिर से लिख दो, क्लास बैक करोगे आपको दिख जाएगा, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा उस्ताद, आज रात को शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और आपको दे दूंगा मैं, ठीक है ना, कल तक दे दूंगा, कल तक बन जाएंगे। चलो जी, आगे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए यहां पर। ये बोलता है करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है? भाई जब डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट जो होते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब, ये भी चला देता हूं, ऐसे नहीं चैट में असली वाला, मान लो 82 का डॉलर 83 का हो गया, करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई, तो अब हम फॉरेन गुड्स कम खरीदेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे। ये तो हमने 91 में भी किया था, राइट? तो एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट का प्राइस कम हो जाएगा, सस्ता हो गया ना एक्सपोर्ट प्राइस, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस सस्ता हो गया, तो इट में रिड्यूस एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और इट में इंक्रीज इंपोर्ट प्राइस, तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, राइट? करेंसी डिवैल्यूएशन का ये फर्क पड़ता है, तो बी वाला इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। उदित जैन ने जल्दी आंसर दिया, बच्चे थोड़ा यहां दिमाग लगा रहे थे तो गड़बड़ घोटाला था, कोई बात नहीं। बोलता है अगर इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो ना ये डिमांड सप्लाई कर्व है, अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो रेट यहां पर आ जाएगा जो कि कम होगा, है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई अगर कम हो गई तो सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा जैसे ये हुआ है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो जाएगा, ए वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। मैंने पोल नहीं चालू किया था इसके लिए, कोई बात नहीं। अगले वाला बोल रहा है चूज विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। 4 लाइनें लिखी हैं दोस्त, आप पढ़ोगे कि कौन सी लाइन ट्रू है यहां पर, ठीक है? बताओ जी कौन सी लाइन ट्रू है, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूं। पहली लाइन लिखी है होम करेंसी अप्रिसिएशन, मतलब डॉलर 82 से 81 का हो गया, हमारे को अप्रिसिएशन हो गया, तो इसको फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। हाँ, फॉरेन करेंसी की वैल्यू खराब हो गई, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी। कहता ऐसा तब होता है जब होम करेंसी कम पे करनी पड़े, 82 की जगह
81 पे करनी पड़े तो डिक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को खरीदने का जो प्राइस है वो कम पे करना पड़े। बिल्कुल सही है, ऐसा तभी होता है। कहता है करेंसी का डेप्रिसिएशन यानी ये तब टेक प्लेस होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। करेंसी का डेप्रिसिएशन ये नहीं है, ये तो अप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन का मतलब 82 का डॉलर 83 का हो गया। हाँ तो ये प्राइस बढ़ गया ना, 82 की जगह 83 दे रहे हो, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है। अच्छा, कहता है होम करेंसी का डेप्रिसिएशन इज द सेम फॉरेन करेंसी का अप्रिसिएशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है यानी हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ ऐसा ही होता है, तीनों बातें ठीक है। डी वाले के साथ जाएंगे, ठीक है, तो डी वाले के साथ चले जाते हैं भैया। डी वाला डॉन है। एप्पल पटेल ने सबसे जल्दी आंसर दिया है, आगे आ जाएंगे। बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 लाइनें लिखी हुई है दोस्त, यहां पर आपको सबसे करेक्ट लाइन बतानी है, तो मैं बता देता हूं। यहां पर लाइन लिखी है, अ डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यस, यही डायरेक्ट कोट है, मतलब पहले अपनी लोकल करेंसी लिखेंगे, डोमेस्टिक करेंसी, फिर फॉरेन करेंसी लिखेंगे। ये डायरेक्ट कोट है। आपको अगर याद दिलाना हो मुझे, टन टन टन, मुझे कहां जाना पड़ेगा उस्ताद? मुझे यहां आना पड़ेगा। चलो जी, ये ऐसे डॉलर का एक्सचेंज रेट लिखते हैं, डायरेक्ट कोट है, यूरोपियन कोट होती है, यूरोपियन स्टाइल होता है, ठीक है ना, ब्रिटिश स्टाइल मान लो उसको, ठीक है। तो ये वाला ठीक हो गया। अगले पे आते हैं, ये मैचिंग करनी है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये 1 के बाद ये 2 है दोस्तों, ये 3 है, ये 4 है, ये गलत लिखे हैं। यहां पर मान लो ABCD ऐसे लिखे हैं, यहां पर गलत लिखते हैं, मॉड्यूल में भी गलत लिखा है। तो मैचिंग करनी है आपको, तो मैचिंग करनी है, तो मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ जो सेट होता है इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो 1 के साथ D हो गया, ये लिखा 1 के साथ D, ठीक है। फिर जो पैग वाला एक्सचेंज रेट होता है इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो 2 के साथ हो गया A, तो 2 के साथ हो गया A, ठीक है जी। डीवैल्यूएशन जो होता है ये डेप्रिसिएशन जैसा होता है, तो 3 के साथ हो गया B, 3 के साथ हो गया B। एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के जैसा होता है, तो 4 के साथ C हो गया, तो डी वाले के साथ चले जाएंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। हाँ जी, उदित जैन ने सबसे जल्दी आंसर दिया, आगे बढ़ते हैं। अप्रिसिएशन का क्वेश्चन है उस्ताद, कहता है डिमांड और सप्लाई के मॉडल से बताओ, यानी इसके मॉडल से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ought to cause domestic currency of country X to appreciate against डॉलर। कहता है एक देश की करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी तो उसका रीजन बताओ डिमांड सप्लाई मॉडल से। भाई साहब देखो, करेंसी अप्रिशिएट होने के रीजन क्या हो सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम समझाए थे, देखो जी। अप्रिशिएट होने का मतलब डॉलर का सस्ता होना, जब डॉलर सस्ता हो जाएगा तो हमें मजे आएंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, राइट। तो एक तो डिमांड गिर रही है, ये एप्रिसिएशन हो रहा है, यहां पर डॉलर सस्ता हो गया, ठीक है, और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो भी, तो ये भी अप्रिसिएशन हो गया। 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी सप्लाई गिरने से डॉलर का रेट बढ़ गया, ये डेप्रिसिएशन होता है, डिवैल्यूएशन भी यही होता है, और ये भी डेप्रिसिएशन होता है। डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर के रेट बढ़ गए, नखरे बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, ऐसे ही डिमांड बढ़ने की वजह से उसका रेट बढ़ गया। तो यहां पर बोलता है कि भैया देखते हैं, तो यहां पर एक ऑप्शन लिखा है दोस्त मेरे, आप पढ़ोगे, सीधा पढ़ता हूं। इंक्रीज इन रेमिटेंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉइज हु आर एम्प्लॉयड अब्रोड। कहता है जो इंडिया के बंदे फॉरेन कंट्री में नौकरी कर रहे हैं वो अपने घर दबा दबा के पैसा भेज रहे हैं। रेमिटेंसेस का मतलब यही होता है, दबा दबा के पैसा भेज रहे हैं, तो इससे पता लगता है डॉलर की सप्लाई बढ़ चुकी है, ठीक है जी। तो सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट, और रेट कम हो गया, रेट कम हो गया तो मतलब मजे आ गए, है ना, मजे आ गए, उसको ही बोलते हैं अप्रिसिएशन।
तो बी वाला राइट आंसर है। सीधा मैं आपको यहां पर ले गया। ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, अल्पोन ने सबसे जल्दी आंसर दिया। अगले पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। लाइन लिखी है भैया, लाइन क्या बोलता है? कहता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वन करेंसी पर यूनिट ऑफ अदर करेंसी। कहता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें हम करेंसी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, अदर करेंसी की 1 यूनिट और अपनी कुछ यूनिट्स, ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट दिस फॉर चेंज इन प्राइस। कहता है रियल एक्सचेंज रेट गुड्स की टर्म्स में होता है, लेकिन जो भी रियल एक्सचेंज रेट होता है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। यानी इसके अलावा एक रियल एक्सचेंज रेट होता है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बताएगा, प्राइस लेवल को एडजस्ट करके बताएगा। ऐसा क्वेश्चन एमटीपी में भी है, ठीक है। तो ये लाइन सही है या गलत है? हम कहेंगे भाई ये लाइन पूरी पूरी ठीक है, प्रॉपर ठीक है, होली करेक्ट लाइन है, होल करेक्ट है, फुल करेक्ट लाइन है। ए के साथ जाएंगे। तो जिस बच्चे ने वहां पर इसको समझा था वो इसको ज्यादा फील कर पाएगा अच्छे से। एप्पल पटेल ने सबसे जल्दी आंसर दिया। मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। आज रात को पक्का मुझे पता है तुम्हारा भरपूर भरमार प्यार मिलेगा। मैं पक्का बैठ के आज नोट्स बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, शॉर्ट नोट्स इसके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे टॉप पे रही है मदारा, फिर उदित, फिर आयुष, फिर नीलेश, फिर राहुल, फिर शिवा, फिर रेशमा, फिर तनु, फिर रजत, फिर भवानी। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने देखा है कि यहां पर रुशील मित्तल की परफॉर्मेंस थोड़ी हैम्पर हुई है, या फिर दूसरे बच्चे और ज्यादा पढ़ने लगे हैं। करण की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी डाउन दिख रही है, या फिर दूसरे ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं। पृथ्वीराज भी कभी कभी ऊपर नीचे आ जाता है, ठीक है, जो ये पहले बहुत जल्दी जल्दी आते थे। बाकी नीलेश की परफॉर्मेंस, राहुल वर्मा की परफॉर्मेंस, शिवा की, मदारा की, उदित जैन की, इन सबकी कंसिस्टेंस है परफॉर्मेंस, ठीक है, कंसिस्ट है। ये पढ़ रहे हैं लगातार, तो ये ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूं। और कल ज्यादा ऑब्जर्व करूंगा, जब तुम आओगे लाइव में तो देखता हूं कि कौन कितना पानी में है, तो वहां पता लगेगा। ठीक है लक्ष्य कालरा, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।